हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसीजर फॉर नवंबर 2020 एग्जाम्स। एंड ध्यान रहे, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स की बात करूंगा। वैसे तो एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसीजर काफी हद तक कॉमन होता है फाउंडेशन में, इंटर में या फाइनल में, मगर इंटर और फाइनल में कुछ एक्स्ट्रा चीजों का ध्यान रखना होता है। थोड़े बहुत अंदर की फील्ड चेंज हो जाती हैं, इसलिए मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वो जो वीडियो है वो कल आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन की स्टूडेंट्स की बात करते हैं। दूसरी बात, यहां पर मैं दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के कंसर्न एड्रेस करूंगा। वो स्टूडेंट्स जो पहली बार नवंबर 20 में एग्जाम दे रहे हैं फाउंडेशन का, उनको तो पूरा प्रोसीजर मिलेगा ही। साथ साथ वो बच्चे जो मई 2020 में ऑलरेडी एग्जाम फिल कर दिया था, जिन्होंने जिन्होंने अब नवंबर 20 में जिनको शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी जितनी भी क्वेरीज थी वो भी इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है, आई होप देयर इज अ हाई चांस वो इसी वीडियो में एड्रेस हो जाएगा। जो इस वीडियो में डाउट एड्रेस नहीं होगा, उसको आप अपने कमेंट सेक्शन में वीडियो में लिख सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उनका जवाब भी मैं जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। एग्जाम फिल करने का प्रोसीजर से पहले ना एक बार हम डेट्स चेक कर लेते हैं। वैसे तो डेट्स आप सबको पता होंगी, मगर फिर भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लें। एग्जाम फॉर्म सिर्फ वही बच्चा भर सकता है जो नवंबर 2020 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल कौन होता है? यूजुअली 30 जून तक जो बच्चा रजिस्टर कर लेता है उसी को एलिजिबिलिटी मिलती है नवंबर एग्जाम में जाने के लिए। मगर इस बार कोविड 19 के पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए 30 जून की डेट को 31 अगस्त तक पोस्टपोन कर दी थी। ये चीज शायद सबको पता होगी। इसीलिए इस बार लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त है। यानी कि अगस्त का महीना अभी स्टार्ट हुआ है। अगस्त के महीने में भी जो बच्चा रजिस्टर करेगा वो भी एग्जाम फॉर्म भर सकता है, क्योंकि ये एग्जाम फॉर्म वो 3 सितंबर तक ओपन रहेगा। तो उस तरह आप वहां तक अभी भी रजिस्टर करा के यहां पर सबमिट कर सकते हैं। अगली चीज, कमेंसमेंट 5 अगस्त है, एंडिंग 3 नहीं सॉरी 4 सितंबर तक ये एग्जाम फॉर्म ओपन है। अब यहां पर एग्जाम फॉर्म भरने के ना दो तरीके होते हैं, अभी हम डिस्कस दो स्टेप्स होते हैं। पहला, आपको एग्जाम वाली वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपना एग्जाम फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। जो एग्जाम वाली वेबसाइट पे रजिस्टर करने का प्रोसीजर है वो 4 सितंबर 5:30 बजे के बाद नहीं हो सकता। 5:30 शाम वो लास्ट समय है जब तक आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो इस एग्जाम वाली वेबसाइट पे। और रात को 12 बजे 11:59 इनफैक्ट वो लास्ट समय है जब आप एग्जाम फॉर्म सबमिट कर पाओगे। तो 4 सितंबर इज द लास्ट डेट। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना, बट मेरे हिसाब से वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। उससे पहले ही आप एग्जाम फॉर्म सबमिट कर लेना। अभी ये प्रिंट आउट वगैरह की चीजें मैं सब बताऊंगा आपको बाद में। तो अभी के लिए जो रेलेवेंट डेट्स थी वो मैंने आपको फिर से डिस्कस कर ली। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज हमारी ये आएगी कि एग्जाम फॉर्म भरते समय हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हैंडी होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन पहले अपने पास रखना। कौन कौन सी? आईसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर। आप सबने जो आईसीआई में रजिस्टर किया, आपको एक एसआरएन नंबर मिला होगा, एनआरओ, सीआरओ, डब्ल्यूआरओ, ईआरओ। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। कहां पर मिलेगा? जब आपने रजिस्टर किया था, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की जब मेल आती है तो मेल आईडी के अंदर भी मेंशन्ड होता है। साथ साथ जो आपको एसएमएस भेजा जाता है, उस एसएमएस के अंदर भी आपको ये एनआरओ, सीआरओ, डब्ल्यूआरओ, ईआरओ नंबर दे रखा होगा। तो वो नंबर आपको पता होना चाहिए। साथ साथ 12th क्लास जो अभी क्लियर करी है, इस साल करी है, पिछले सालों में कभी भी करी है आपने, 12th क्लास का रोल नंबर हैंडी होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि एग्जाम में बैठने का वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज क्या आपने 12th क्लास क्लियर कर लिया या नहीं कर ली। जिस बच्चे ने क्लियर नहीं करी, जिसका भी कंपार्टमेंट का एग्जाम पेंडिंग है, वो तो एग्जाम फॉर्म वैसे भी एलिजिबल ही नहीं है भरने के लिए। तो यहां पर आपको 12th क्लास के रोल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले उसको ढूंढ के रख लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, जो बच्चे रीअपियर स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने नवंबर 19 में, मई 19 में पहले कभी पेपर दे रखे हैं और अब वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में बैठे हैं, चाहे सीपीटी दे रखा हो पहले या फाउंडेशन दे रखा हो, उन बच्चों को पिछला एग्जाम जब भी फाउंडेशन या सीपीटी का दिया था उसकी डिटेल्स भी अपने पास रखनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नवंबर 19 वाले होंगे, जो मई 20 में पेपर दे नहीं पाए, अब नवंबर 20 में देंगे। तो नवंबर 2019 एग्जाम्स में जो भी आपका रोल नंबर था वो भी आपके पास हैंडी होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है सेंटर टू बी सिलेक्टेड। अब ये चीज अपने पास हैंडी रखना कि सेंटर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है।
एग्जाम सेंटर्स जितने भी एलिजिबल हैं, इस बार काफी सारे एडिशनल एग्जाम सेंटर्स नोटिफाई किए थे, तो एग्जाम सेंटर्स एग्जिस्टिंग वाले और एडिशनल वाले दोनों मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे कंप्लीट लिस्ट शेयर कर दिया है। लगभग 450 से 500 एग्जाम सेंटर इस बार टोटल आईसीआई दे रहा है, तो आप बड़े ध्यान से अपना एग्जाम सेंटर को पहले चूज कर लेना, क्योंकि ये बाद में सेंटर एक बार करेक्शन विंडो मिलेगी, उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के ही एग्जाम सेंटर को आपने ऑप्ट करना है। अगली चीज, एक डिक्लेरेशन है जो आपको ऑलरेडी साइन करके रखनी है, उसकी स्कैन कॉपी। सर ये डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन का आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। आपको ये डिक्लेरेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको वहां से आप ये टेलीग्राम ग्रुप से ये डिक्लेरेशन ले सकते हैं। वैसे आईसीआई की वेबसाइट पे भी ये डिक्लेरेशन मिल जाएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं कहां पर आईसीआई की वेबसाइट पे है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आईसीआई की वेबसाइट से ये डिक्लेरेशन डाउनलोड कर लेना। इस डिक्लेरेशन में बेसिकली आपको फिल क्या करना है, सब कुछ टाइप किया कराया है, आपने अपना नाम लिखना है, आई सो एंड सो सन एंड डॉटर ऑफ, अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है। हेयर बाय डिक्लेयर, अब डिक्लेरेशन को शॉर्ट में बता दूं, डिक्लेरेशन ये कहती है कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं फाउंडेशन एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हूं, और अगर बाद में पाया जाता है कि मैंने एलिजिबिलिटी मीट नहीं करी थी, तो आप मेरा एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरह से आपसे लिखवाया जा रहा है कि बाद में हम आपसे एक्शन लें तो आप इसमें अपोज नहीं कर सकते। अब यहां पर दो चीजें आपको करनी है, नाम लिखने के बाद अपना साइन करना है और पेरेंट्स या गार्जियन के साइन कराने हैं। कोई भी एक पेरेंट के साइन करा सकते हो, दोनों पेरेंट्स के कराने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको अटेस्ट करवाना है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर गेजेटेड ऑफिसर से आप, या हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, इन तीनों कैटेगरी में से किसी से भी अटेस्ट कराना है। अटेस्ट क्यों कराना है? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि मैंने 12th क्लास पास कर लिया है, एंड इंस्टीट्यूट आप पे बिलीव तभी करेगा अगर कोई ये आपके डिक्लेरेशन अटेस्ट कर ले। तो ये आपको ऑलरेडी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अटेस्ट करा के रखना पड़ेगा। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स को आई नो कोविड-19 की वजह से दिक्कत आ रही होगी, कितनी आसानी से गेस्टेड ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद ना मिल पा रहा हो, मिल भी आसपास हो भी सही तो ट्रेवल कैसे करें। तो इस कंटेक्स्ट में मैंने थोड़ी देर आज सुबह ही इनफैक्ट टेलीग्राम पे एक अपडेट दी थी आपको कि आईसीआई के एक मेंबर ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि शायद आईसीएआई आने वाले दिनों में इस रिक्वायरमेंट को हटा दे। काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी आईसीआई को, मैंने भी मेल लिखी आईसीआई को कि ये रिक्वायरमेंट अटेस्ट करवाने वाली इस बार हटा देनी चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे इस बार हो जाना चाहिए। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या आईसीआई ये रिक्वायरमेंट हटाएगा या नहीं। फॉर द टाइम बिंग, अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या गेजेटेड ऑफिसर इन सब को से साइन करवा सकते हो तो आप साइन करवा कर ही अपलोड कर दो। अदरवाइज प्रॉब्लम आ रही है तो आप 2-4 दिन वेट कर सकते हो सकता है आईसीआई ये रिक्वायरमेंट ही हटा दे। तो बेसिकली डिक्लेरेशन फॉर्म में आपने 3 साइन करने हैं, खुद के साइन, पेरेंट्स के साइन कराने हैं, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी डिटेल लिख देगा, मेंबरशिप नंबर, स्टैंप वगैरह सब लगा देगा। फिर आपको क्या करना है, इस डिक्लेरेशन फॉर्म को स्कैन करना है, और स्कैन करके किस में कन्वर्ट करना है, स्कैन करके आपको कन्वर्ट करना है इसको जेपीईजी में। जेपीईजी में आप उसको कन्वर्ट करोगे, पीडीएफ में नहीं लेगा। जेपीजी में भी ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि जेपीजी में यहां पर इन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि मिनिमम 100 केबी और मैक्सिमम 300 केबी का होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। इसके अगर ये चीज आप ब्रीच कर रहे होगे, फालतू में आपके एग्जाम में बार बार फॉर्म में एरर आता रहेगा, आप फालतू में परेशान होते रहोगे, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आपकी जो जेपीजी फाइल फोटो क्लिक करी है आपने, अगर वो हैवी आ रही है उसको कंप्रेस करना, गूगल में टाइप करोगे कंप्रेस जेपीजी फाइल्स, बड़ी आसानी से आपको कोई भी वेबसाइट मिल जाएगी जिससे आप कंप्रेस कर सकते हो। तो इस केबी का ध्यान रखना कि आपको इसी स्टोरेज स्पेस के बीच में ही आपको फाइल को रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म पहले हैंडी रखना। अब शुरू करते हैं कि हमें जाना कहां पर है। सबसे पहले आप हर चीज आईसीआई की वेबसाइट से मैं आपको बताता हूं, आईसीआई की वेबसाइट से जाना है। यहां पर आईसीआई की वेबसाइट पे आप देखोगे एग्जामिनेशन दिख रहा है, उस एग्जामिनेशन को प्रेस करना है और वो आपको एक अलग वेबसाइट पे ले जाएगा। मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। एग्जामिनेशन को प्रेस करने के बाद आप इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वेबसाइट का नाम है iciexam.ici.org। ये हमारी एग्जाम रिलेटेड वेबसाइट है जिसपे एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म, एडमिट कार्ड वगैरह सब यहीं पर ही आपको मिलेंगे। अब इसके अंदर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। जो बच्चे ऑलरेडी मई 2020 में थे
उनको उनके पास तो लॉगिन आईडी पासवर्ड हो गई। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बताऊं, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था डिक्लेरेशन फॉर्म जो भी मैंने बताया उससे रिलेटेड, कि क्या डिक्लेरेशन फॉर्म उन बच्चों को भी भरना है जो May 20 के अंदर ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं और जो शिफ्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी तक आईसीआई ने इसके ऊपर कुछ भी मना करने के लिए कोई एफएक्यू नहीं निकाला। तो द लॉजिकल कंक्लूजन इज डिक्लेरेशन फॉर्म जो अभी मैंने आपको दिखाया वो हर बच्चे को सबमिट करना है। फिर चाहे आप एक फ्रेश स्टूडेंट हो जो पहली बार नवंबर 20 में अपीयर हो रहा है, या आप ऑलरेडी May 20 में एग्जाम फॉर्म भर रखा था, आपको भी डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि आईसीआई ने इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया, तो इट इज लॉजिकल दैट सारा एग्जाम फॉर्म फिर से ही फिल होगा। ठीक है जी। अब जो बच्चों ने ऑलरेडी इसके ऊपर लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा है, जिन्होंने पहले एग्जाम फॉर्म पास्ट में भर रखा है, वो उनके पास तो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। मगर जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपको कहां जाना पड़ेगा, न्यू यूजर रजिस्टर, जो नीचे ऑप्शन दे रहा है वहां पर आपको जाना है। ध्यान देना, इससे पहले जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आप बच्चों के पास होगा वो एसएसपी पोर्टल का होगा, जिसके अंदर आपका nrocro@icci.in और एक आपको पासवर्ड मिलता है, वो एसएसपी पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो यहां पर नहीं चलेगा। इस वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिनके पास है वो सीधा लॉगिन कर सकते हैं, बाकियों को मैं आपको बता देता हूं। न्यू यूजर पे आ जाएंगे, बड़ा ही सिंपल स्टेप है, आपको बेसिक डिटेल्स बतानी है। बेसिक डिटेल्स के अंदर क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप क्या सिलेक्ट करोगे, आप फाउंडेशन सिलेक्ट करोगे। फिर आपका प्रीफिक्स एनआरओ सीआरओ वगैरह होगा, आप यहां पर डाल दोगे। लेट से एनआरओ डाल दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, और ध्यान देना डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपने पहले डाली थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे ना, यहां पर वो आपका नाम डिस्प्ले करने लग जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, ऑलरेडी यहां पर आपका नाम डिस्प्ले होने लग जाएगा, यहां पर आ जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने एनआरओ और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही डाली है। फिर अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी डाल देना। प्राइमरी ईमेल आईडी मतलब ये वही ईमेल होनी चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी। अगर भूल चुके हो तो एसएसपी पोर्टल में अंदर लॉगिन करके देख लो, वहां डिटेल्स में दे रखा होगा। वही ईमेल डालना और वही मोबाइल नंबर डालना जो वहां पर दी थी। ईमेल आईडी आप ध्यान देना, आपको 2 बार डालना है। एक सेकेंडरी ईमेल आईडी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। सिमिलरली लैंडलाइन भी ऑप्शनल है, मर्जी है। तो यहां पर आप आई डू कंफर्म को यहां पर टिक करोगे एंड देन यू विल प्रेस ऑन रजिस्टर। रजिस्टर के प्रेस होने के बाद अगली स्क्रीन पे आपको ऐसे एक विंडो दिखेगी जिसके अंदर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रखा होगा। एग्जैक्टली ऐसी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे स्टेप 1 ऑफ 1 2 लिखा होगा, और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको सेव करके रखना है। ध्यान देना, ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको तब तक काम में आता रहेगा जब तक आप सीए फाइनल में रहोगे। सारे एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड सब इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से होंगे। तो बेसिकली आपके 2 अलग अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाएंगे। एसएसपी पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग होगा, यहाँ का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग होगा। अभी आपका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का पूरा नहीं हुआ, आगे बढ़ोगे तो अगली विंडो आएगी। इस स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अपनी सारी डिटेल वगैरह फिर से वेरीफाई करनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी प्री फिल्ड होंगी, कुछ आपको डालनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, जेंडर, बेसिक डिटेल्स। डिफरेंटली एबल्ड के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो लिखेंगे। जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट यस लिखेंगे उनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, वो गाइडलाइंस मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स उन अलग से जो उन पे एप्लीकेबल गाइडलाइंस हैं उनको पढ़ सकते हैं। वैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसके लिए आपके यूज होगा कि कल को आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाओ तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। तो ड्रॉप डाउन में अलग अलग तरह के सिक्योरिटी ऑप्शन क्वेश्चन होंगे। आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर सेव करके रखोगे अलॉन्ग विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ताकि फ्यूचर के अंदर कभी आप उसे फेच कर सको। वैसे हमेशा आंसर ऐसा रखना जो आप ना भी लिखो तो भी आपको वो आंसर याद रहे। फिर इसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह बेसिक डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी, विच इज सिंपल। ये सारी डिटेल डालने के बाद लास्ट में आप प्रेस करोगे सेव डिटेल्स के ऊपर। ये आपका सेकंड स्टेप भी हो जाएगा, और सेकंड स्टेप पूरा होने के बाद आपको इस तरह की विंडो दिखेगी जिसके अंदर फिर से आपके सामने स्टेप 2 ऑफ 2 होगा, और वही यूजर आईडी और पासवर्ड आपको फिर से दिख रहा होगा। तो पहला स्टेप करने के बाद भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, और दूसरा स्टेप करने के बाद भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा। अब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड और आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने एक अलग से जगह पे लिख लिया है। नाउ फ्रॉम देयर आपको डैशबोर्ड पे जाना है। आप डैशबोर्ड पे यहां से डायरेक्टली जा सकते हो। जैसे आप डैशबोर्ड पे आओगे आपको डैशबोर्ड पे इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। यहां पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको फोटो और सिग्नेचर दिख रहे होंगे। ये फोटो और सिग्नेचर उन्होंने ऑटोमेटिकली फेच किए होंगे जो पहले आपने दिए थे वहां से।
कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर शायद फोटो और सिग्नेचर ना आ रहे हो, जैसे ये स्टूडेंट है उसकी भी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर नहीं आ रहा था। फोटो और सिग्नेचर अगर नहीं आ रहा तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आ सकती है और उससे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। बाकी अगर फोटो और सिग्नेचर नहीं भी आ रहा तो डरने वाली बात नहीं है। अब पहली बार जब आप जैसे ही एंटर करोगे आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों ही वेरीफाइड नहीं है, अनवेरीफाइड है। तो दोनों में से एटलीस्ट एक चीज को तो वेरीफाई आपको करना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसी वेरीफाइड ईमेल आईडी या फोन नंबर पे ही आपको सारी इंटीमेशन आएगी। तो यहां पर मैंने खुद ट्राई करके देखा, थोड़ा ओटीपी आने में प्रॉब्लम है। दोनों में से एटलीस्ट एक चीज को तो आप यहां पर वेरीफाई कर लेना। जब एक बार आप वेरीफाई कर लोगे तो ये सारा जो रेड में दिख रहा था वो आपको हट जाएगा। फिर आपके सामने ये क्लियर कट यहाँ पे दिख जाएगा, अप्लाई एंड ट्रैक योर एप्लीकेशन। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार कर रहे हैं उनको यहाँ पर सीधा नवंबर 20 वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जबकि जो मई 20 वाले बच्चे हैं उनको अपनी प्रीवियस फॉर्म जो उन्होंने सबमिट करे थे वो भी यहाँ पर दिख रहे होंगे। ध्यान देना, इवन इफ आपने मई 20 के अंदर ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भरा था, अब आपको अपना एग्जाम फॉर्म कंप्लीटली न्यू भरना है। उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कम करनी है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी आएगा, एग्जाम फॉर्म भी आपको कंप्लीट भरना है। आपके लिए बस एक माइन्यूट सा चेंज होगा पेमेंट करते समय, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस स्टूडेंट की मैंने ऑलरेडी कुछ डिटेल्स डाल रखी थी, इसलिए यहाँ पर एडिट ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आपके यहाँ पर फिल ऑप्शन आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ही आप आएंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा होगा यहाँ पर, वही आईसीआई वाला। फिर आपको अगला क्वेश्चन है, हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर नो करेंगे, सिर्फ वही बच्चे इसको यस करेंगे जो पहले सीपीटी में हुआ करते थे और इन्होंने कन्वर्ट किया है। ये डेट ऑटोमेटिकली आपकी आ चुकी होगी बेस्ड ऑन जिस दिन भी आपने रजिस्टर किया था। ये अब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना है। ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या चीज है, ये 4 डिजिट का नंबर आपको अपने आप डालना पड़ेगा। कोई भी 4 डिजिट रख लो जिनको आप याद रख सकते हो। जब आपका रिजल्ट आएगा ना लास्ट में, रिजल्ट देखने के लिए ये पिन यूज होगा। ये पिन इसलिए डलवाते हैं ताकि सिर्फ आप ही अपना रिजल्ट देख सको। कोई आपका, किसी को आपका रोल नंबर वगैरह पता भी हो तो भी कोई पर्सन आपका रिजल्ट देख नहीं सकता। इसलिए ये 4 डिजिट का पिन आपको यूनिक खुद क्रिएट करना है। 123400000 ऐसा पिन मत क्रिएट करना, कोई ऐसा यूनिक पिन क्रिएट करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्रिएट कर लेना ताकि आप ही अपना रिजल्ट देख सको या कोई यूनिक नंबर देखना। आगे आपको अगली डिटेल डालनी है कि आपने 12th क्लास कब क्लियर किया। ये हर बच्चे को डिटेल डालनी पड़ेगी, चाहे वो 2020 में उसने 12th क्लियर किया है या कभी पहले 12th क्लास क्लियर करी है। तो इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन के अंदर ऑलरेडी पास्ट सेलेक्ट करोगे, ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन 2020 2019 कोई भी हो सकता है। ये आपको रोल नंबर डालना है आपका, और यहां पर बोर्ड ऑफ क्वालिफाइंग में ड्रॉप डाउन में सीबीएसई आईसीएससी तो दे ही रखे हैं। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हो तो आपको स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर। अब अगली डिटेल किसके लिए, डिटेल ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंसेस। ये डिटेल अगर आप पहली बार नवंबर 20 एग्जाम दे रहे हो तो ये डिटेल आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। आपको इस डिटेल के अंदर कुछ भी नहीं भरना। ये डिटेल सिर्फ वही बच्चा भरेगा जिसने ऑलरेडी फाउंडेशन का या सीपीटी का एग्जाम दे रखा है, राइट। आगे है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंटर सिलेक्शन। इसको बड़े ध्यान से करनी है आपने। रीजन ऑफ सेंटर सिलेक्शन जब आप सेलेक्ट करोगे तो ड्रॉप डाउन में आपको 4 रीजन दिखेंगे, नॉर्दर्न, सर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। आपका जो भी जहां पर भी फॉल कर रहा है सेंटर, आप उस रीजन को सेलेक्ट करोगे, राइट। उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में तो सिटी एक ही आपको दिख जाएगी वहां पर जो भी सेंटर होगा। कुछ केसेस में ऐसा है जैसे दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये एक सिटी में भी ना डिफरेंट फेजेस डिवाइडेड है, जैसे दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, दिल्ली 8 तक हैं। तो उस केस में बड़े ध्यान से चूज करना कि कौन से वाला आपने सेलेक्ट करना है। मान लो आप दिल्ली 1 चूज करोगे ना तो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा दिल्ली 1 कौन कौन से दिल्ली के एरियाज को कवर कर रहा है, दिल्ली 2 में वो एरियाज कवर हो जाएंगे। तो इस चीज को बड़े ध्यान से करना। सेंटर का एक कोड होगा आपका। मीडियम बड़े ध्यान से देखना है आपने, मीडियम इंग्लिश चूज करना है या हिंदी चूज करना है। वो बच्चे जो हिंदी मीडियम चूज करते हैं उनको ध्यान रखना, आपका जो बीसीआर का पेपर होता है लॉ के अंदर, जो 40 मार्क्स का होता है ना, बीसीआर, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, वो पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा इवन इफ यू सेलेक्ट द मीडियम एज हिंदी। अदरवाइज बाकी सब कुछ आप हिंदी में कर सकते हो, तो मीडियम को भी आप ध्यान देना। इसके बाद आपको यहां पर अपलोड करनी है वो डिक्लेरेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहां पर क्लियरली क्या रखा है, जो साइज है वो 100 से 300 केबी के बीच में होगा। ध्यान रखना अगर इस साइज को आप ब्रीच कर रहे हो तो आप यहां पर सेव एंड प्रीव्यू आगे नहीं कर पाओगे।
सेवन सेलेक्ट करने के बाद आपको अगली विंडो के अंदर फिर से सारी डिटेल एक साथ दिखेगी। आपको एक बार अपनी डिटेल फिर से सारी चेक कर लेना। डिटेल चेक करने के बाद आप सीधा लास्ट में आ जाएंगे। आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको फी डिटेल्स दिखेंगी। फाउंडेशन के लिए आपकी जो फीस है वो है 1500 रुपीज। 1500 रुपीज आपकी फीस पे करनी है इसके अंदर आपको, फाउंडेशन के अंदर। इंटर के लिए अलग होती है, मगर इंटर का भी मैं डिस्कशन करूंगा नहीं। लेट फीस फिलहाल 0 आ रही है। अगर आप लेट फीस, आपकी लास्ट डेट है 25 ऑफ अगस्त, आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, 25 या 26 है। उसके बाद लेट फीस चालू हो जाएगी 4 सितंबर तक। तो आप उस डेट से अगर पहले पहले रजिस्टर करोगे आपकी लेट फीस 0 ही रहेगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आएगा उस स्टूडेंट में जो पहली बार एग्जाम फॉर्म भर रहा है वर्सेस वो स्टूडेंट जो मई में ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर चुका है। मैं आपको एक बार दिखा दूं, एक और स्टूडेंट का भी मैंने भरा था जिसने मई के अंदर ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर रखा था। तो जो बच्चे ने मई में ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर रखा है उसको यहां पर ध्यान देना, क्या लिखा मिलेगा, ऑलरेडी पेड इन May 20 अकॉर्डिंगली पेबल 0 होगा। अगर आप मई के अंदर ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर चुके हो तो आपका पेबल 0 आ रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड ये जो स्टूडेंट जिसकी आईडी मैं यूज कर रहा हूं वो पहली बार उसके लिए सबमिट कर रहे हैं, इसलिए उसकी पेमेंट यहां पर 1500 रुपीज आपको दिख रही है। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस टिल नाउ बिटवीन अ स्टूडेंट जो पहली बार नवंबर 20 में दे रहा है वर्सेस अ स्टूडेंट जो May 20 के अंदर है। इसके अंदर आप यहां पर आई एग्री प्रेस करोगे और आई एग्री के बाद फाइनल सबमिट यहां पर आप प्रेस करोगे। फाइनल सबमिट से पहले एक बार ध्यान से डिटेल अपनी फिर से चेक कर लेना। फाइनल सबमिट के बाद आपको इस तरह की एक विंडो दिखेगी जहां पर फाइनल आपको 1500 रुपीज दिख रहे होंगे और उसके बाद आपको मेक पेमेंट में जाना है। यहां पर फिर से एक डिफरेंस आएगा, जिस बच्चे ने पहली बार नवंबर 20 में भर रहा है फॉर्म उसको तो ऐसी विंडो दिखेगी। जो May 20 के बाद आ रहा है उसको ऐसी विंडो नहीं दिखेगी। उसको मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। जिस बच्चे ने ऑलरेडी फीस पे कर रखी है उसको यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एग्जाम फॉर्म, यू हैव ऑलरेडी पेड द एग्जाम फीस इन May 20, हेंस नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। बेसिकली उनका एग्जाम फॉर्म फिल हो गया है। नवंबर 20 वालों को अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, उनको पेमेंट करनी है। तो आओ एक बार मेक पेमेंट के अंदर जाकर ऑप्शंस देखते हैं। जैसे ही आप मेक पेमेंट में जाओगे वो आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिखा देगा। देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा अभी तक ये पेज। कौन कौन से ऑप्शन है, पेटीएम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम ऐप है, नेट बैंकिंग है। तो मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करता हूं। हाँ जी, पेमेंट होने के बाद इस तरह से आपके सामने एक विंडो आएगी। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ। अब ये डाउनलोड पीडीएफ आपको बड़े ध्यान से करना है। जैसे पीडीएफ आप ओपन करेंगे, पीडीएफ के अंदर आपको आपकी सारी डिटेल दिख रही होंगी। अब बड़े ध्यान से सुनना ये वाली चीज, अगर इस पीडीएफ के अंदर आपको यहां पर अपनी फोटोग्राफ और यहां पर अपने सिग्नेचर ऑलरेडी दिख रहे हैं तो दिस इज द एंड ऑफ द प्रोसीजर। इसके बाद आपको फिजिकली कुछ भी सबमिट नहीं करना आईसीआई के पास। फिर से भी रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पर ऑटोमेटिकली आपको अपनी फोटोग्राफ और यहां पर बच्चे के आपको स्कैंड सिग्नेचर दिख रहे हैं, आपको फिजिकली सबमिट नहीं करना, कुछ भी सबमिट नहीं करना। यहीं पर आपका प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। आईसीआई पे सेंटर पे जाकर या पूरे करवा के कुछ नहीं भेजना। मगर जैसे कि आप देख रहे हो इस स्टूडेंट की और आपके केस में भी हो सकता है शायद आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर यहां पर डिस्प्ले ना हो। उस केस में आप क्या करोगे, ये जो आपका फाइनल पीडीएफ डॉक्यूमेंट निकला है एग्जाम फॉर्म के बाद, आप इसका प्रिंट निकालोगे। उसके अंदर ये सारी डिटेल सबमिट फिल करोगे जहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने हैं। यहां पर अपनी 2 फोटोग्राफ पेस्ट करोगे और यहां पर अपने सिग्नेचर करोगे। यहां पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अपने सिग्नेचर करोगे। अब ध्यान देना, इसके बाद ये वाला फॉर्म भी आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या गजेटेड ऑफिसर या हेड ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से करवाना पड़ेगा अटेस्ट। वो अटेस्ट करते समय आपकी फोटोग्राफ को भी अटेस्ट करेंगे। ये लेफ्ट वाली फोटोग्राफ अटेस्ट होएगी, राइट वाली फोटोग्राफ को अटेस्ट नहीं करवाना। तो 2 में से एक फोटोग्राफ अटेस्टेड होएगी, एक विदाउट अटेस्टेड। अटेस्टेशन आपको पता ही होगा, अक्रॉस यहां पर साइन होते हैं। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं इस तरीके से अक्रॉस साइन करूंगा फोटो के ऊपर और नीचे भी अपनी डिटेल दूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी डिटेल देगा या गजेटेड मेंबर यहां पर अपनी डिटेल देगा। ये प्रोसीजर आपको तभी करना है अगर आपकी फोटोग्राफ यहां पर डिस्प्ले नहीं हो रही। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ बच्चों को इस तरह का पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा जहां पर ऑलरेडी उनकी फोटोग्राफ भी दिख रही होगी और उनका सिग्नेचर भी दिख रहा होगा। ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं करना, कोई फिजिकल सबमिशन नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें फिजिकल सबमिशन कहाँ करनी है। तो ये हमारा एड्रेस है जिसके ऊपर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अपने इस पीडीएफ वाले फॉर्मेट फॉर्म को भेजना है।
ये जो मेन न्यू दिल्ली का एड्रेस है, यहीं पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। ध्यान देना, आईसीआई की गाइडलाइंस बोलती है कि कुरियर के थ्रू भी मत भेजो, सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट ऑफिस का रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट होता है उसी के थ्रू भेजना। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आपके आसपास कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है तो स्पीड पोस्ट की जगह आप कुरियर से भी भेज सकते हो। आईसीआई की गाइडलाइंस मना करती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कुरियर रिलायबल नहीं है, कुरियर भी आपका पहुंचा देंगे। ये तो हो गया अगर आपने स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू भेजना है। कुछ ऐसे भी सेंटर्स हैं जहां पर आप फिजिकली सबमिट करा सकते हो। पूरी इंडिया के अंदर उन्होंने ऐसे 16 सेंटर्स दे रखे हैं जहां पर आप फिजिकली भी जाकर इस पीडीएफ को सबमिट कर सकते हो, अटेस्टेड पीडीएफ को। तो ये जो 16 सेंटर्स का लिस्ट है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हो इस लिस्ट को। अदरवाइज मेरा सजेशन यही है, पेंडेमिक का समय है, आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए। स्पीड पोस्ट नहीं हो सकता तो कुरियर के थ्रू भेज दीजिए। फिर से एक चीज को बोल रहा हूं, हर बच्चे को नहीं भेजना है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपना पीडीएफ अटेस्ट करवा के भेजना है जिनकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं दिख रहा। ठीक है जी। सो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म। आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपके कोई भी और डाउट्स हैं एग्जाम फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर दिख ही रही होगी, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेरीज होंगी उससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डरने वाली बात नहीं है। और अभी आपके पास काफी समय बचा है जिसमें आप ये कर सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स who are also trying to submit their exam form for November 20. All the very best for examination. This was CA Sanchit Grover with you.